जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शिक्षा वाणी रूरल एजुकेशन पे। आज हम बात कर रहे हैं इसरो की एक बड़ी उपलब्धि हाइब्रिड रॉकेट मोटर के सफल परीक्षण के बारे में। दरअसल इसरो ने मंगलवार को तमिलनाडु महेंद्रगिरी के इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स में इस इंजन को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है, जो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। दरअसल यह रॉकेट मोटर पहले वाले इंजन की तुलना में अधिक ऊर्जा और अधिक थ्रस्ट देने में सक्षम है। इसके अलावा इस रॉकेट मोटर के और भी खासियत है जो इसे पहले की तुलना में और भी प्रभावी बनाता है। देखिए, अगर कल को इसका इस्तेमाल हम सफलतापूर्वक कर पाएं तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आइए इसके कार्य प्रणाली को एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि यह कैसे काम करेगा, साथ ही पिछले रॉकेट मोटर से यह कैसे बेहतर है। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो आइए समझते हैं हाइब्रिड प्रपल्सन सिस्टम को। देखिए, इसरो 21 सितंबर बुधवार को, माफ कीजिएगा मैंने मंगलवार कह दिया था, एक हाइब्रिड प्रपल्सन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और ये परीक्षण तमिलनाडु महेंद्रगिरी के इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स यानी कि आईपीआरसी में किया गया है, जो पहले की तुलना में एफिशिएंट, सुरक्षित और इसे नियंत्रित करना आसान है। इसके अलावा इस प्रपल्सन सिस्टम के और भी एडवांटेज है। देखिए, इसरो ने इसका परीक्षण 15 सेकंड के लिए ही किया था, लेकिन जो इसके परिणाम निकल कर आए हैं ना, वो काफी चौंकाने वाले हैं। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यह नई प्रपल्सन तकनीक आगामी भविष्य में इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट या प्रक्षेपण यानों में काफी बेहतर साबित हो सकते हैं। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम बेसिक रॉकेट के कार्य प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इसे हम ज्यादा आसानी से समझ पाएं। तो देखिए, हम भली भांति जानते हैं कि रॉकेट का प्रयोग अंतरिक्ष यान या प्रक्षेपण यान या यूं कहें कि एक व्हीकल के रूप में किया जाता है। वैसे अगर आप स्पेस साइंस में रुचि रखते हैं तो आप इसरो के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रॉकेट के बारे में जरूर जानते होंगे, जैसे कि एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 3, रैमजेट, स्क्रैमजेट, आरएलवी इत्यादि इत्यादि। जिसमें कि पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो का सबसे प्यारा या वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल है। तो आइए इसे ही उदाहरण स्वरूप लेकर एक रॉकेट के कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक साधारण सी बात है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी रॉकेट न्यूटन के तीसरे नियम एक्शन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। अब देखिए कि किसी भी रॉकेट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए भारी मात्रा में फ्यूल की जरूरत पड़ती है। साथ ही जरूरत के हिसाब से नियंत्रित थ्रस्ट देने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इन जरूरतों के हिसाब से किसी भी रॉकेट को कई चरणों में या कई स्टेज में बनाया जाता है, जो ऊंचाई के साथ परफॉर्म करके इससे अलग होते चले जाते हैं। तो आइए समझते हैं पीएसएलवी के बारे में। देखिए, पीएसएलवी भारत की तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है। साथ ही यह लिक्विड प्रोपेलेंट इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रक्षेपण यान है। पीएसएलवी से अक्टूबर 1994 में पहला सफल प्रक्षेपण किया गया था और तब से इसने आज तक नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसलिए पीएसएलवी को वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है। इसी से हमने 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। देखिए, पीएसएलवी 1750 केजी तक के पेलोड को 600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। आइए अब समझते हैं कि इस रॉकेट के कितने चरण या स्टेज होते हैं और प्रत्येक चरण में इसका मोटर इंजन कैसे परफॉर्म करता है। देखिए, यहां से यहां तक है पहला स्टेज। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी रॉकेट का स्टेज नीचे से ऊपर काउंट होता है। तो यह है पहला स्टेज। दरअसल यहाँ रॉकेट को लिफ्ट ऑफ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले स्टेज पर जरूरत के हिसाब से स्ट्रैप ऑन बूस्टर भी लगाए जाते हैं। तो यह है पहला स्टेज। यहाँ पर सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मैक्सिमम थ्रस्ट मिल सके। इसके लिए प्रोपेलेंट या ईंधन के रूप में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसे जलाने के लिए ऑक्सीडाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, आप समझ पा रहे होंगे कि रॉकेट जब ऊंचाई पर होती है
तब वायुमंडल के विभिन्न परतों में हर जगह ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती है। इसलिए ईंधन को बेहतर तरीके से जलाने के लिए ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ती है। अब सबसे खास बात है कि सॉलिड रॉकेट मोटर के कंबंसन चेंबर में जब एक बार ईंधन जलना शुरू होता है तब आप इसे बंद नहीं कर सकते हैं, और इसे बेहतर तरीके से थ्रॉटल करना भी मुश्किल काम होता है। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज। यहाँ लिक्विड रॉकेट इंजन लगा होता है, जिसे विकास इंजन भी कहा जाता है। यहाँ ईंधन के रूप में हम यूडीएमएच यानी कि अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रेजिन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का ऑक्सीडाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, लिक्विड प्रोपेलेंट का एक फायदा ये होता है कि इसे कम जगह में सॉलिड प्रोपेलेंट से ज्यादा स्टोर किया जा सकता है। साथ ही इसे थ्रस्ट भी सफिशिएंट मिलता है। इसके बाद आता है तीसरा चरण। इसमें फिर से सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी ईंधन के रूप में हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, जैसे ही इन सारे स्टेज का दहन समाप्त हो जाता है, ये सारे रॉकेट से सेपरेट होकर नीचे गिर जाते हैं और रॉकेट का वजन कम होते चला जाता है। आगे है फोर्थ स्टेज। यहाँ अर्थ स्टोरेबल लिक्विड इंजन का प्रयोग होता है, जिसके लिए ईंधन के रूप में एमएमएच यानी कि मोनोमिथाइल हाइड्रेजिन, जो कि हाईली टॉक्सिक होता है, जो हमारे वायुमंडल के हिसाब से भी तर्कसंगत नहीं है, का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। इतने सफल चरण के बाद किसी सैटेलाइट या किसी प्रकार के पेलोड फेयरिंग का सफल प्रक्षेपण हो पाता है। देखिए, इन सब पर हम इसलिए थोड़ा ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि अभी इसरो ने जिस हाइब्रिड रॉकेट मोटर इंजन का सफल परीक्षण किया है, उसे हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएं। तो आइए अब नए हाइब्रिड मोटर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस हाइब्रिड मोटर का नाम विभिन्न न्यूज चैनलों में 30KN कहा जा रहा है। दरअसल ये जो 30KN है ना, ये इस इंजन की थ्रस्ट क्षमता निकल कर आई है। KN का मतलब है किलो न्यूटन, यानी कि इसकी थ्रस्ट क्षमता है 30 किलो न्यूटन, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी इंजन से जितना ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। अब सबसे खास बात है कि इस प्रपल्सन सिस्टम में ईंधन के लिए सॉलिड प्रोपेलेंट और ऑक्सीडाइजर के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आमतौर पर या तो सॉलिड सॉलिड होता है या फिर लिक्विड लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ एक साथ सॉलिड लिक्विड का प्रयोग किया जा रहा है, और इसी खासियत के कारण इसे हाइब्रिड मोटर कहा जा रहा है। देखिए, इसके ईंधन के लिए सॉलिड फ्यूल हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का इस्तेमाल किया जाएगा, और ऑक्सीडाइजर के लिए लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यह इंजन पिछले इंजन की तुलना में ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। इस इंजन को केवल 15 सेकेंड के लिए ही परफॉर्म किया गया था, जिसमें थ्रस्ट 30 किलो न्यूटन तक चला गया। साथ ही इसका चेंबर प्रेशर 2.5 मैक्सिमम परमिसेबल प्रेशर जनरेट हुआ है। इन सब बातों के अलावा इसरो ने इस इंजन के और भी बहुत सारे लाभ बताए हैं। आइए इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहला है सेफ प्रपल्सन सिस्टम। देखिए, ये बहुत जरूरी है। आपने बहुत बार सुना होगा कि रॉकेट लिफ्ट ऑफ होते समय ही या डेमोन्स्ट्रेट करते समय ही ब्लास्ट हो जाता है। वैसे आप सोच कर देखिए, अगर किसी इंजन के कंबंसन चेंबर में इतना खतरनाक फ्यूल जलाया जा रहा है जिसकी थ्रस्ट क्षमता इतना ज्यादा पहुंच जा रहा है, आप सोच कर देखिए कि उसके नोजल पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास एक सेफ प्रपल्सन सिस्टम हो, जिससे क्षति को कम से कम किया जा सके। आगे है रीस्टार्टेबल। देखिए, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे कि सॉलिड रॉकेट मोटर के कंबंसन चेंबर में जब एक बार आग लग जाती है या स्टार्ट कर दी जाती है तो फिर इसे बंद नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इंजन को रीस्टार्ट करने की सुविधा एक बहुत अच्छी तकनीक हो सकती है। इसके बाद है थ्रोटेबल। देखिए, इसका एग्जैक्ट हिंदी गला घोंटना होता है, तो इसका काम भी कुछ उसी प्रकार का है। अगर साधारण शब्द में समझें तो जैसे आप बाइक को अपने मन के हिसाब से एक्सेलरेट करते हैं ना, कुछ उसी प्रकार से काम करेगा, क्योंकि आमतौर पर सॉलिड इंजन में एक ही प्रकार की गति मिलती है। इस प्रकार से उसे थ्रॉटल करने की सुविधा जरूरत के हिसाब से एक अच्छी तकनीक हो सकती है। इससे फ्यूल की भी बचत हो सकती है। साथ ही हमें जहां ज्यादा गति की जरूरत होगी वहां हम इसे थ्रॉटल करके गति को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके बाद है ग्रीन प्रपल्सन। उम्मीद है इसे आप आसानी से समझ गए होंगे।
क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले ही बात की थी कि कुछ प्रोपेलेंट टॉक्सिक भी होते हैं, तो उस लिहाज से ये हमारे वायुमंडल और पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर है। तो उम्मीद है इसकी कार्य प्रणाली को आप जरूर समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। इसरो की इस उपलब्धि पर आपकी क्या राय है जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।